नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाएं नज़दीक हैं और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पेपर 1, जिसके बिना मैं एकदम निश्चित कर सकता हूं कि आपका ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो सकता अगर वो अच्छा नहीं है तो उसकी स्ट्रेटजी बेहतर बनानी जरूरी है और उस पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं रमेश जी। स्वागत है रमेश जी आपका। नमस्कार। आप मूलतः पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं। हाँ जी। और वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से पीएचडी कर रहे हैं। कॉमर्स विभाग से आप पीएचडी कर रहे हैं। हम पेपर 1 पे बात करेंगे रमेश। हाँ जी। क्योंकि पेपर 1 आप भी समझते होंगे बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। जेआरएफ के लिए। हाँ जी। जैसे पेपर 1 का जो हमारा सिलेबस है 10 यूनिट बचा है, टीचिंग है, रिसर्च है, मास कम्युनिकेशन है, ये सारे पेपर हैं, उसमें यूनिट लगा हुआ है। तो मैं एक एक कर बात करना चाहूंगा कि आप बताएं कि उनको कैसे टैकल किया जाए। जैसे टीचिंग और रिसर्च शुरुआत में है तो उसको कैसे पढ़ा जाए, क्या देखा जाए। अब जब मेरे नेट हो रहे थे, ठीक है, मेरे अगर बताऊं थोड़ा तो मेरे 7 बार नेट हुए थे मेरे। उसके बाद मतलब मैंने एनालाइज किया तो प्रॉपर देखा कि कहाँ पे कमियां रह रही हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें से भी अगर बोलूं, अगर आप सिर्फ पेपर 2 को लेके चले हो कि मेरा पेपर मेन है, मैं उसको ज्यादा पढ़ता हूँ, तो भी मैं बोलूंगा कि पीछे रह जाओगे थोड़ा सा। क्योंकि जो आपका मेन स्कोर बनता है वो पेपर 1 से बनता है। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन आपके उसमें पेपर 2 में, और जो 50 क्वेश्चन इसके हैं ये बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि जो बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ रहा है वो सभी पढ़ रहे हैं। अब जो फर्क लाने वाली चीज होती है वो होता है आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में जैसे कि आपने बोला 10 यूनिट में डिवाइडेड है और जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो उन 10 में से जो ये आपने 2 यूनिट्स बोले, टीचिंग और आपका दूसरा रिसर्च का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो यहाँ से आता है। और टीचिंग एक ऐसी यूनिट है जहां से क्वेश्चन हर साल डलते ही डलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल डलते हैं। और रिसर्च एक ऐसा यूनिट है जो हमारे लिए, कॉमर्स वालों के लिए, दोनों में लगभग कॉमन होता है। तो हम लोग को वो बहुत बेटर एज देता है क्योंकि हमें वो पढ़ना ही पड़ता है। और उसके लिए मैं बोलूंगा कि कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिससे आप वो पढ़ सकते हो। एक स्पेसिफिक एक बुक में अगर आप इसका आंसर ढूंढोगे, नहीं है। ठीक है, हमने जब फाउंडेशन बुक की बात करूं, हम सब केवीएस मैदान की एक बुक आती है और वो बहुत अच्छी बुक है अगर आप उसको पढ़ोगे। हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि उसमें सिर्फ 80% है, बाकी जो 20% है वो आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा उस चीजों को। तो उसके लिए आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, आराम से। बिल्कुल ठीक है। बाकी आप जो कह रहे हैं 20% अलग पढ़ना पड़ेगा, तो वो कैसे? वो अब देखिए, मैंने एक बुक का आपको रेफरेंस दिया है। उस 20% के लिए आपको इंटरनेट हो गया, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट हो गए, इनके थ्रू उन चीजों को समझना पड़ेगा। अब टीचिंग की बात, टीचिंग से ही लेके चलते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए, ठीक है, आपके फैक्टर्स होते हैं कुछ अफेक्टिंग के, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही हैं। बिहेवियर के क्वेश्चन हो गए, वो आते ही आते हैं। आपके उसके टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट फर्क कहाँ पे आता है, क्वेश्चन हर बार सेम रिपीट हो सकते हैं, बट जो उनके पीछे का पूछने का तरीका होता है वो हर बार चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑफ कोर्स सेम रहता है हर साल का, तो मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट उसका जो पूछने का तरीका होता है वो हर बार बदलते रहते हैं। अब अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे चले जाओगे, वहां पे भी फंस जाओगे आप। आपको इसीलिए जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन सही किया है तो मैंने वो सही क्यों किया, क्या ऐसी सोच थी मेरी कि वो क्वेश्चन मेरा सही हुआ। ठीक है, वो चीज आपको प्रॉपर देखनी पड़ेगी, तब वो जो 20% का फर्क है वो आप कवर कर पाएंगे आराम से। हम बात करेंगे इसमें सिलेबस में जो है मैथ, रीजनिंग और डीआई, 3 यूनिट ऐसी हैं जो बच्चों को, जिनका मैथ्स कमजोर है, बहुत परेशान करती है। उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कैसे तैयार करें मैथ्स डीआई के लिए? ये मैं बताऊंगा, ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 5 आपके डीआई से आएंगे और 5 क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आते हैं। जो 5 क्वेश्चन डीआई के है ना, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या ना है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको पक्के करने पड़ेंगे और वो थ्रू प्रैक्टिस आती है। क्योंकि मैं अगर बात करूं सिर्फ यही सोच की कि मैथ्स के क्वेश्चन है हम नहीं कर पाएंगे, आपको ये सोच पहले हटानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का ना एक सबसे मेन पॉइंट होता है प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स जितने बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वो क्वेश्चन आपको एक पॉइंट पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप डीआई के लिए यही करें कि आप चाहे कभी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आप अगर चाहे अभी जून 2026 वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो आपके पास 60 दिन है। आप अगर हर दिन भी एक डीआई सॉल्व करते हो, एक डीआई भी सॉल्व करते हो, वो आपको उसमें परफेक्शन आती रहेगी धीरे धीरे। और डीआई सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं। मतलब उसमें इतना ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की डीआई आती है नेट पे, एक मॉडरेट सा लेवल रहता है डीआई का हमेशा ही। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन देखा है मैंने पेपर में कि अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन टफ आ रही है तो आपकी डीआई इजी आएगी।
और अगर आपकी डीआई टफ आ रही है तो समझ जाओ कि आगे की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ी इजी आने वाली है। तो आप वो चीज उसी समय देख सकते हो, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि आपको डीआई हो जाएगी। बिल्कुल। और जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन की बात आती है, आपको सेम चीज है प्रैक्टिस। फिर से आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस में से आपको कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। अब जो आते हैं वो तो आपने पढ़ने ही है, और जो नहीं आते हैं ये नहीं करना है कि ये तो मेरे को आते नहीं है मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं वही आपका पेपर 1 क्लियर करवाते हैं या कोई ओवरऑल स्कोर बनवाते हैं। ठीक बात। अब मैंने रमेश जी ध्यान दिया है अब तक जो डीआई को, डीआई में 4-5 टाइप ही हैं टोटल, वही बार बार घूम फिर के कहीं ना हाँ, कहीं घूम फिर के वही आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने 8 बार अटेम्प्ट दे रखा है नेट का, उनमें से मेरा पहली बार में नेट हो गया था, उसके बाद फिर मैं पढ़ता रहा। एक्चुअली मैं साथ साथ में जॉब भी कर रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बैलेंस आउट करना थोड़ा टफ हो रहा था। बट मैंने एक चीज एनालाइज किया था कि हर बार मैं एनालाइज ही करके कर रहा था, तो कभी एक कमी, दूसरी कमी, तीसरी कमी के इतना टाइम लगा मेरे को। ठीक है, अब सेकेंडली मैंने एक चीज देखा कि पैटर्न होते हैं कुछ डीआई के। अब जैसे नॉर्मली एक बात करूं, रेशियो और आपका परसेंटेज, इसकी जो डीआई आती है ये बहुत आती है। टेबल फॉर्म में आएगी, आपसे रेशियो या परसेंटेज के बेस में ये पूछा होगा, ये मोस्टली इसी टाइप की डीआई आती है। अब इसके अलावा आप कि आपका पाई चार्ट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट वो रियरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। वो अगर आप सिर्फ एक टाइप या एक दो टाइप की क्वेश्चंस भी करते हैं, आप अपने रेशियो, परसेंटेज, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग बना देते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डीआई सॉल्व। और मैथ्स में भी ये बहुत जरूरी है, मैथ्स में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। मैथ्स में भी लगभग वही मैंने जैसे बोला कि कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले पेपर की, तो एवरेज के क्वेश्चन हो गए, एज के क्वेश्चन हो गए, ये आपके बड़े ज्यादा आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आप इन पे अगर काम करते हैं, सिर्फ इन पे भी, अगर आपको मैथ्स टफ लगती है, अगर तो आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आप सब कुछ ही पढ़ लो मेरी तरफ से, तो क्योंकि जो कोई नहीं पढ़ के आ रहा है वो आपको आता होगा। तो अगर आपको मैथ्स टफ लगती है, फिर ये 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बट अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसमें अब क्या हो रहा है कि मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड एंड डिस्टेंस की तरफ को भी जा रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट करके पूछ रहे हैं। बट उसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि 2 क्वेश्चन ईजी होते हैं, एक टफ होता है, तो वो चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम के साथ। अब तो और इजी कर दिया, उनको पता है कि अपने कॉम्बिनेशन में देने हैं, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक बात है। इसके बाद जो यूनिट देखते हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है, एनवायरनमेंट लगा हुआ है, हायर एजुकेशन है। हाँ, तो ये जो यूनिट्स हैं इनको कैसे किया? ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? ये क्योंकि ये ना करंट से ज्यादा लिंक रहते हैं। अब जैसे आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, इसमें मैक्सिमम फोकस करना कि आप जितना करंट अफेयर से पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर में भी जितना आप एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ सकते हो। आपके समिट्स होती हैं, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अडॉप्ट किया जा रहा है, कौन सी कंट्री क्या में आगे है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पॉल्यूशन को लेके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, वो कोशिश करिए कि करंट अफेयर से ज्यादा पढ़े, क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, अब जैसे मैं उस समय क्या करता था, मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता था, क्योंकि जो यूपीएससी लेवल पे जो आपका एनवायरनमेंट का पार्ट आता है वो बड़ा अच्छा आता है। वो करंट मेनली वही कि करंट से ज्यादा लिंक रहता है, तो आप वहां से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उसका। एक बार ओवरऑल पढ़ लिया, उसके बाद आप उसके मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में भी कोशिश करनी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा हो, क्योंकि वो पेपर करंट से ही ज्यादा आता है। और वो एक बोलूंगा जिसकी पीडी भी स्ट्रॉन्ग है वो बेटर स्कोर करने के चांसेस होते हैं। फिर सेम आईसीटी के साथ है, आईसीटी में थोड़ा सा मिक्स सा चलता है, कुछ टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो आपके चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ, और एक थोड़ा सा ट्रेंड में एक देखा था कि कम्युनिकेशन और आईसीटी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आने लग गया। जैसे आईसीटी का रोल काफी है कम्युनिकेशन में, तो वो चीजें आपको ज्यादा पूछी जा रही है। कम्युनिकेशन वाली यूनिट की बात करूंगा, फुल थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप न्यूमेरिकल या टेक्निकल बोल सकते हैं। हाँ, सबसे इजी यूनिट आपकी कम्युनिकेशन की है, ठीक है। हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, कि जिस तरीके से भी रहता है। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या है कि इजी यूनिट है, तो इसका मतलब नहीं आपने छोड़ देना है, उसको पढ़ लो एक बार, साथ साथ में उसकी तैयारी करते रहो। और जो ज्यादा टफ यूनिट्स आपको लगती हैं, मैथ्स होगी, आईसीटी होगी, जिनको याद करने वाली चीजें हैं ये, क्योंकि आईसीटी में ऐसा है कि आपको चीजों को न्यूमेरिकली प्लस कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा उन चीजों को। हाँ, तो आप उसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं आप उनको। तो रट्टाफिकेशन भी नहीं करना है, हमने उनको बस समझना है और अपनी मतलब मेमोरी में कैद करना है कि हम कभी भी उस चीज को रिकॉल कर सके, क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं आप उसको। हायर एजुकेशन जो जिसमें हम हैं ही, हाँ बिल्कुल। और क्योंकि हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीए यूजीसी नेट बोल रहे हैं, हम वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हायर एजुकेशन में घुस सके। तो हायर एजुकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो मेरे लिए ना ऐसा है कि वो इतनी टफ यूनिट नहीं है एक्चुअली, वो हमें बस
हम आजादी से पहले और आजादी के बाद का हिसाब हम पढ़ रहे हैं कि पहले हम कैसे पढ़ते शिक्षा थे व्यवस्था चीजों को, कैसे हाँ बदली? कैसी थी और आज में कैसी है। हमारे कुछ वैदिक यूनिवर्सिटीज रही हैं, जैसे कि पहले हम एजुकेशन में हमें विश्व गुरु कहा जाता है, और आपको पता ही है उसके पीछे का रीजन क्या रहा है। तो हम उस वैदिक जो यूनिवर्सिटीज रही है, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज रही है, उनके बारे में पढ़ना है। वो कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चंस आते हैं एक आधा, तो आप उनको पढ़ लो आराम से, वो आपको एक एज दे देता है। सेकेंडली, प्री एंड पोस्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, एनईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। अगर 26 में आप पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी में जितने चेंजेस इस टाइम पे हो रहे हैं, सब अडॉप्ट कर रहे हैं और इसमें काफी कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीछे का छोड़ देना है, क्योंकि पीछे पढ़ना है। जब हम ये सोच के जाते हैं ना, वो ऐसा होता है कि पेपर में वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप, हाँ, इसको एक आपको स्टोरी मिल जाती है, लेकिन जब आप अपना अटेम्प्ट देखोगे, जो आपने अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप किसी और का अटेम्प्ट देखोगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हो, आप अपना ही अटेम्प्ट देखो कि एक ट्रेंड क्या चला हुआ है उसमें क्वेश्चंस का, तो वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे देता है। बाकी बुक्स फिर से वही बोलूंगा, केवीएस मैदान की बुक बेस्ट है, आप उससे आराम से पढ़िए, आपको काफी कुछ पता लग जाएगा। प्लस एनईपी फिर से वही करंट वाली बात है, करंट में जितने भी एजुकेशन रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो, चाहे ये कंपोजिशन हो आपकी, जैसे यूजीसी हो गया, एनटीए हो गया, तो इनके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बुक्स का आपने बता ही दिया, हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? प्रैक्टिस के लिए देखिए, मैंने जो फॉलो किया था, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट आपको बहुत लोग दे देते हैं आज के टाइम पे, बट सही मॉक टेस्ट चूज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने नॉर्मली, जैसे फ्रेंड्स ने ही हमें सजेस्ट किया था कि एक बार ये नोटबुक का भी आप देखें। कुछ बैंकिंग वाले फ्रेंड्स थे मेरे, जो उसके मॉक टेस्ट लगाते रहते थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि इसके भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर मैंने, हाँ, टेक्स्ट बुक के, तो मैंने टेक्स्ट बुक के ही मॉक टेस्ट जो थे वो लगाए। वो कॉम्बिनेशन रखा एक्चुअली मैंने, कि जैसे पेपर 1 पेपर 2 पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाता था, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है सेक्शनल मॉक टेस्ट की। तो आपने एक सेक्शन पढ़ा, उसका मॉक टेस्ट लगाया, आपको अपनी कमजोरी और आपके एडवांटेजेस आपको वहां पता लग जाते हैं। तो फिर आपको क्वेश्चन वाइज आप भी एनालाइज कर सकते हो कि इसका आंसर ये था, ये भी हो सकता था, जैसे क्योंकि एमसीक्यू में ये 1-2 क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं, 1-2 ऑप्शन में, तो वो ऑप्शंस का फर्क बता देता है आपको। ठीक है, तो आप बेटर अटेम्प्ट कर पाते हो। पेपर 1 में पीवाईक्यू का रोल कितना है? या पीवाईक्यू का काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है पूरे उसमें। मैं ये सिर्फ हमारे पेपर के लिए नहीं बोलूंगा, पेपर 1 चाहे साइंस वाले कर रहे हो, चाहे हम कर रहे हो, दोनों के लिए पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सिलेबस देखो सेम है, हर बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस तरीका, हाँ, सबका सेम है वो, बस ये है कि सिर्फ तरीका चेंज होता रहता है। तो आपको मॉक टेस्ट से बस उस तरीके का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट ही या पीवाईक्यू है जो आपको बता पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगले वाले में आ जाते हैं, हाँ, रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब वो ऐसे कि वो 2-4% है, पर ये है कि अब आप मॉक टेस्ट बार बार लगाओगे ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो उसी टॉपिक से पूछा गया हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले आया हुआ है, क्योंकि आपने इतने बार उस टॉपिक के क्वेश्चंस देख लिए हैं कि आप उससे रूबरू टाइप हो जाते हैं। बिल्कुल। पीवाईक्यू में ही मैंने एक चीज नोटिस की है कि अक्सर कई बार होता है कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं 4-5, अगली बार उन्हीं ऑप्शन से प्रश्न बन जाता है। हाँ, ये होता है, ये बहुत बार होता है। जैसे आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एक क्वेश्चन देखा आपने उस क्वेश्चन को सही कर दिया अपनी तरफ से, अब वहां पे आपने नहीं रुकना, आपने ये देखना है कि जो बाकी के 2-3 ऑप्शन थे वो उसी क्वेश्चंस के साथ क्यों पूछे गए थे, उनके पीछे भी एक लिंक रहता है। कहीं अगली बार वही, जैसे आपने कहा, ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो ऑप्शन आए थे वो क्वेश्चन बन के वो नीचे आ जाए, फर्क हो सकता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ठीक बात है। हाँ जी, आप कुछ ऑनलाइन बात कर रहे थे पढ़ाई की, तो यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ? हाँ, मतलब यूट्यूब चैनल आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा गैप रहता था कि हम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, तो पहले जैसे फिजिकली बुक्स पहुंचना या कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना थोड़ा टफ रहता था, बट जैसे इंटरनेट जैसे धीरे धीरे आया है, तो अब लगभग पहाड़ों में भी, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इंटरनेट पहुंच चुका है। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हैं आज के टाइम पे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, आप इंग्लिश, कॉमर्स, कुछ भी ले लो, पेपर 1 के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर हैं। अब जैसे मैं ही बात करूँ तो एक तोशिबा मैम है, अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं वो, और इसके अलावा एक नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट चैनल नाम याद, शिल्पा या ऐसे कुछ नाम था उनका, तो मैं याद नहीं कर पा रहा, और कहीं यूपी इस साइड से हैं वो। तो उन्होंने, मतलब एक, जब मैंने शुरू किया था पेपर 1 को अच्छे से समझना, तो उसमें उन्होंने फ्री प्ले लिस्ट निकाली। उन्होंने बेसिकली केवीएस मैदान को एनालाइज करके अपनी प्लेलिस्ट को डिफाइन किया था, और प्रॉपर और बेटर तरीके से, कि आप और इजी तरीके से समझ पाए, उस तरीके से बताया था। तो उन्होंने क्या कोशिश की थी कि आपको
कंटेंट भी समझा दें, प्लस आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल करवा दे। तो वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी उनकी। इसके अलावा वही तोशिबा मैम जैसे हैं अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं वो, और बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं वो आपको पेपर 1 के लिए। जब पर पेपर 1 में एक थोड़ा सा एक वो रहता है कि आपको एक टीचर नहीं मिलेगा पूरा विषय, हाँ एक विषय के लिए आपको एक नहीं, आपको कोई एक टीचर होगा जो स्पेसिफिक यूनिट अच्छी पढ़ा रहा है, तो आपको वो अपने लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोस दिया जाए, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपरली, अब जैसे कुछ विषय है उसके लिए आपको शायद से कोई टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को बेटर पढ़ा सकते हो। हाँ, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको वो सिर्फ तरीका बता सकते हैं, पर प्रैक्टिस तो फिर लास्ट में आपको ही करनी पड़ेगी, वो चीज रहती है थोड़ी सी। कुछ सजेशन जो आप देना चाहें 2026 में जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, कुछ शॉर्ट में आप बताना चाहें? हाँ, मतलब बिल्कुल। अब जैसे आपके पास मोस्टली बात लेके चलते हैं कि जिस तरीके से अभी थोड़ा सा रिजल्ट लेट आया था, आ रहा है जैसे अभी, तो हाँ थोड़ा सा इतना ये रख लीजिए कि आपके पास मोटे मोटे 2 महीने तो हैं ही अभी भी, तो क्योंकि अभी थोड़े दिनों में आपकी फॉर्म्स भरने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास एक पीरियड रहता है जिस आपको प्रॉपर मिलता है पेपर के लिए। तो अभी हम अगर मिनिमम 2 महीनों के हिसाब से अगर आपको बताएं तो नया पढ़ने की जरूरत नहीं है एक इस समय रहेगा, क्योंकि अगर हम नया पढ़ने पे रहेंगे तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट छूट जाता है। तो इस समय जो आपको आता है उसको बेटर करने की कोशिश करें। हाँ, और अगर आपके पास ऐसा हो गया कि टाइम बच रहा है, फिर आप उस नए मतलब हेडिंग या टॉपिक की तरफ को जा सकते हैं। साथ में आपको रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, PYQ पढ़ने हैं। अब मॉक टेस्ट आपका हेल्प ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, पहले आप अपना रिवाइज करो प्रॉपर। और ये सिर्फ एक बार रिवीजन की बात नहीं हो रही है, ये मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने पूरा यूनिट रिवाइज कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दिया, कुछ गलतियां लग रही हैं, आप फिर से रिवाइज करो, टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप जितना रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद अपने मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में आपको PYQ लगाने। अब मॉक टेस्ट में जो गलतियां होंगी आप फिर से पढ़ेंगे, फिर सेम सर्कल चलता रहेगा आपका। तो ये 60 दिन में अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आपका कंफर्म है कि JRF हो जाएगा। ठीक है, नेट का तो कंफर्म लेके चलो कि अगर आप पढ़ने वाले हो 60 दिन में आपका नेट हो जाएगा। मेन जो गेम होती है वो JRF की होती है, वो फिर आपकी वो मॉक टेस्ट और PYQ आपको एज देंगे उस चीज में। बिल्कुल, एकदम बड़ी अच्छी बात की आपने कि रिवाइज बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस, यही 3 चीजें मुझे लगता है पेपर 1 में बहुत ज्यादा ठीक बात है, क्योंकि मिक्स है पेपर 1 आपका, मिक्स है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सब कुछ आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका विस्तार से बात करने के लिए।